रिव्यू FYUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए MDC आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड जिनका भी सब्जेक्ट है दोस्तों, उनके लिए VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका एग्जाम साथियों वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपको जिनमें भी अटेंड करना है, यानी जो भी लैंग्वेज में अटेंड करना है आप कर सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड राज्य के गठन एवं सांस्कृतिक पहचान का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर हाल में करना है साथियों। तो देखिए आंसर हम लोग समझेंगे कि जो हमारा झारखंड है साथियों वो वनों की भूमि है, इसीलिए इसका नाम है झार प्लस खंड यानी झारखंड यानी झाड़ियों का प्रदेश। ठीक है, ये भारत का एक बहुत ही अनूठा राज्य है और इसका जो है ये बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से अलग होके ये झारखंड बना था। और ये राज्य हमारा सिर्फ केवल खनिज संपदा के लिए ही नहीं बल्कि अपना जो है वीरतापूर्ण इतिहास और जीवांत संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ दोस्तों जंगल जल और जमीन की रक्षा के लिए संघर्षों की प्रतिनिधि वगैरह यानी संघर्ष वगैरह की कहानी भी है। चलिए आगे के करके देखते हैं। झारखंड राज्य के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। तो झारखंड राज्य की मांग का इतिहास बहुत ही पुराना था, यानी हमें एक नया राज्य चाहिए, झारखंड राज्य चाहिए, इसका मांग जो है बहुत ही पुराना था। यह केवल एक प्रशासनिक मांग नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई थी, यानी एक सांस्कृतिक अस्मिता की लड़ाई थी कि हमें झारखंड राज्य चाहिए। और ये जो है इसका मांग का इतिहास बहुत पुराना चलता आ रहा है। पहला प्रयास कब हुआ था, तो देखिए पहला प्रयास 1912 में, जब बिहार बंगाल से अलग हुआ तभी से एक अलग आदिवासी राज्य की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, यानी इसी समय से पहला प्रयास हो गया था 1912 से ही, जब बिहार जो है वो बंगाल से अलग हुआ था उसी समय से आदिवासी राज्य एक चाहिए अलग, ये उसी समय से प्रयास हो रहा था। आगे देखिए प्रमुख संगठन देखा जाए तो 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और बाद में जो है 1938 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी महासभा ने इस मांग को राजनीतिक मंच प्रदान करने का काम किया। यानी 1915 में और 1938 में इन सभी आदिवासी महासभा के दौरान इसे जो है इस मांग को, यानी हमें नए राज्य चाहिए, इस मांग को राजनीतिक मंच देने का प्रयास किया गया था। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, संघर्ष चला। 1950 में झारखंड पार्टी का गठन हुआ। 1970 के दशक में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, जो अभी भी चल रहा है, हमारे यहाँ सरकार भी है, उसका जो है इस आंदोलन को जन आंदोलन बना देने का काम किया। उसके बाद हमारा अंत में जो है राज्य की स्थापना हुई। तो लंबे संघर्ष और राजनीतिक वार्ताओं के बाद केंद्र सरकार ने बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 पारित किया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती भी है, झारखंड को 28वें राज्य के रूप में बना दिया। ठीक है, यानी 28वें राज्य के रूप में इसे नया झारखंड नाम दिया गया, झारखंड कहा गया। तो ये हमारा जो है झारखंड कैसे बना था उसकी पृष्ठभूमि है साथियों। अब देखते हैं आगे कि भौगोलिक और प्राकृतिक स्वरूप के बारे में। तो झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यहाँ की मिट्टी, पहाड़ और नदी, जो कि नदी वगैरह में बहुत सारी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी, ठीक है, तो इन सभी नदी इसकी सांस्कृतिक पहचान का आधार है। यहाँ का नेतरहट और हुंड्रू जलप्रपात जो है इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाने का काम करता है, जो कि झारखंड के भौगोलिक और प्राकृतिक स्वरूप है। चलिए आगे देखेंगे जनजातीय विविधता राज्य की आत्मा, यानी जनजातीय विविधता यानी यहाँ कितनी जनजातियाँ पाई जाती है। तो झारखंड में है दोस्तों वो 32 प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं यहाँ, मतलब यहाँ जो है अलग अलग टोटल 32 प्रकार की जनजातियाँ रहती है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जो संथाल हो गया, अपनी कला और समृद्ध परंपराओं के लिए ये प्रसिद्ध है संथाल जनजाति। दूसरा हो गया मुंडा दोस्तों, अपनी शासन व्यवस्था यानी पंडा पंचायत और वीरता के लिए जाने जाते हैं मुंडा प्रजाति या फिर जनजाति। आगे हो गया उराव दोस्तों, अपनी खुडुक भाषा और सांस्कृतिक गीतों के लिए ये प्रसिद्ध हैं उराव। फिर हो गया हो, खड़िया, फिर होर। तो ये सभी जो है वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखने की कला में माहिर हैं। तो ये सभी जो है प्रमुख जनजाति हैं झारखंड के। वैसे टोटल 32 प्रकार के जनजातियाँ जो है झारखंड में पाई जाती है, लेकिन ये सभी जो है प्रमुख है। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे कि सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्तंभ, सांस्कृतिक पहचान के स्तंभ। तो झारखंड की संस्कृति प्रकृति और सामूहिकता पर टिकी है, यानी प्रकृति और जो है सब मिलजुल के सामूहिकता बना के रखते हैं, उसी पर टिकी है। तो चलिए लोक नृत्य देखेंगे, यानी यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। तो देखिए पहला हमारा हो गया छऊ। यह झारखंड का विश्व परिषद नृत्य है, ठीक है, यानी डांस है जो कि विश्व में परिषद है, जो सरायकेला क्षेत्र से शुरू हुआ। यह मुखौटा पहनकर किए जाने वाला वीरतापूर्ण नृत्य होता है, जो कि छऊ नाम से होता है, और ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है झारखंड का ये नृत्य, ठीक है। आगे देखिए दूसरा दोस्तों, वो है पाइका। यह एक युद्ध नृत्य है जिसे पुरुष जो है पुरुष कलाकार किया करते हैं ये नृत्य। फिर हमारा हो गया कर्मा नृत्य। कर्मा त्यौहार के अवसर पर किए जाने वाला सामूहिक नृत्य जो है आपने देखा होगा, कर्मा वगैरह जब होता है तो कर्मा के चारों ओर सब जो है जो नृत्य होता है वही हमारा कर्मा नृत्य हो गया। अब देखेंगे झारखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में साथियों। तो देखिए झारखंड के बहुत सारे त्यौहार हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो देखिए सरहुल हो गया। यह जो है वसंत ऋतु का उत्सव है जहाँ साल के वृक्ष की पूजा की जाती है, यानी जो साल का पेड़ है उस पेड़ की पूजा की जाती है ये सरहुल त्यौहार में। फिर हो गया हमारा सोहराय। यह पशुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का त्यौहार है, जिसमें दीवारों पर सुंदर पेंटिंग वगैरह करके ये त्यौहार जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सोहराय नाम से है। फिर हमारा हो गया दोस्तों मंडा पूजा। महादेव की भक्ति और कठिन तपस्या का ये पर्व है। तो ये सभी जो है झारखंड के प्रमुख फेस्टिवल है दोस्तों, त्यौहार हैं। आगे देखेंगे कला और शिल्प के बारे में, जिसमें सोहराय और कोहबर चित्रकला, इसे हाल में ही जीआई टैग वगैरह भी मिला है, यानी इसे जो है हाल में ही जीआई टैग मिला है। ये आदिवासी घरों की दीवारों पर बनाई जाने वाली प्राकृतिक चित्रकलाएं हैं। और दूसरा हो गया हमारा डोगरा कला, जो कि पुरानी धातु कढ़ाई ढलाई वगैरह की तकनीक है, ठीक है। तो ये वहाँ की जो है हमारे झारखंड की कला और शिल्प है। चलिए आगे देखते हैं भाषा और साहित्य के बारे में। तो झारखंड की भाषा जो है दोस्तों वो बहुत ही विविधतापूर्ण अद्भुत है, यानी बहुत ही विविधता है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। यहाँ जो है संथाली, जो कि संविधान की 8वीं सूची में भी शामिल है, तो संथाली बोली जाती है। मुंडारी बोली जाती है, खुड़ुक बोली जाती है। खुड़ुक के साथ साथ जो है साधनों की भाषा जैसे कि खोरठा, नागपुरी और पंच परगनिया, ये सभी जो है यहाँ बोली जाती है झारखंड में, यानी बहुत सारे भाषा जो है बोले जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे झारखंड के जन नायक के बारे में, यानी झारखंड में जो है कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, या फिर यहाँ के समझ लीजिए जन नायक, यानी जनता के नायक, हीरो, ठीक है। तो देखिए बिरसा मुंडा पहले हो गया, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्हें जो है उलगुलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। फिर हो गया सिद्धू कान्हू दोस्तों, जिन्होंने जो है 1855 के संथाल हुल का नेतृत्व करने का काम किया। फिर हमारा तीसरा है तिलका मांझी, जो अंग्रेजों के खिलाफ तीर उठाने वाले पहले क्रांतिकारी थे। तो ये सभी जो है हमारे झारखंड के जन नायक हैं। अभी का स्थिति देखा जाए और अभी के चुनौती देखा जाए तो देखिए लिखा है कि राज्य गठन के बाद झारखंड ने शिक्षा, उद्योग और खेल वगैरह के क्षेत्र में नाम कमाया। हालांकि पलायन और कुपोषण जैसी चुनौती अभी भी है, यानी बहुत सारे लोग जो है आदिवासी वगैरह हो गया, जंगल वगैरह कटने के कारण झारखंड छोड़ के जो है पलायन कर रहे हैं, कुपोषण वगैरह की। तो ये सभी समस्या जो है झारखंड में अभी भी चलते आ रही है। तो ये था हमारा साथियों झारखंड के गठन के बारे में, सांस्कृतिक महत्व के बारे में। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है कि झारखंड का गठन आदिवासियों के लंबे संघर्ष और उनके आत्मसम्मान का प्रतीक है। उनकी समृद्ध खनिज संपदा, प्राकृतिक से गहरे जुड़ाव और अद्वितीय जनजातीय परंपराओं के कारण यह राज्य भारतीय संस्कृति का एक अनमोल रत्न है। तो ये झारखंड के बारे में था साथियों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों कि झारखंड की जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करना है, यानी कि जो झारखंड की जनजातियां हैं और जो गैर जनजातीय हैं, इन दोनों के बीच जो है वो क्या विविधता है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता, तो वो वर्णन करना हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा में। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। आंसर है कि झारखंड जिसे वनों का प्रदेश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वनों का प्रदेश,
अपनी विशिष्ट सामाजिक बनावट के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित की गई है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला हो गया जनजातीय यानी कि आदिवासी वगैरह, और दूसरा हो गया गैर जनजातीय जिसको सदान बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों समुदायों का अस्तित्व ही झारखंड की वास्तविक पहचान है। यानी इन दोनों समुदायों का अस्तित्व ही झारखंड का वास्तविक पहचान है। यहाँ की सांस्कृतिक प्रकृति, सादगी, सामूहिकता का एक अद्भुत मिश्रण यहाँ हमें झारखंड में देखने मिलता है। तो चलिए दोनों के बारे में देखते हैं। पहले देखेंगे जातीय समुदायों की सामाजिक संरचना के बारे में। तो झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जैसे कि संथाल हो गया, मुड्डा हो गया, ओराव हो गया, हू हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इनकी सामाजिक विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला हो गया गोत्र व्यवस्था। आदिवासियों का समाज जो है विभिन्न गोत्रों में बटा हुआ है, जिसे किल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किल्ली, यानी अलग अलग गोत्र में बटा हुआ है, और उसे जो है हम लोग यानी झारखंड में किल्ली कहा जाता है। प्रत्येक गोत्र का एक प्रतीक होता है, जैसे कि कोई पशु का प्रतीक है, कोई पंछी का, कोई वृक्ष का। एक ही गोत्र में विवाह करना जो है वो वर्जित माना जाता है, यानी मना माना जाता है। ठीक है, तो ये गोत्र व्यवस्था भी जो है यहाँ चलती है आदिवासियों में। फिर दूसरा हो गया दोस्तों हमारा विशेषता, वो है लोकतांत्रिक स्वशासन। इनके यहाँ प्राचीन काल से ही स्वशासन व्यवस्था रही है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मुंडाओं की पंडा पंचायत और संथालों की मांझी परागण व्यवस्था। गांव के विवादों को निपटारा गांव के मुखिया ही करते हैं। ये सभी व्यवस्था चलती आ रही है। फिर आगे हो गया हमारा दोस्तों, वो है महिलाओं का स्थान। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी मजबूत और स्वतंत्र होती है। वे आर्थिक गतिविधि यानी कि हाट जाना, बाजार करना, काम वगैरह करना भी, ठीक है, और पारिवारिक निर्णयों के बराबर क्या हिस्सेदारी होती है, यानी कोई भी निर्णय वगैरह लेने में बराबर का हिस्सेदारी महिलाओं का होता है। तो ये था जनजातीय समुदायों के संरचना के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में, विशेषता के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों हमारा गैर जनजातीय समुदायों की भूमिका। तो सदान इसको बोलते हैं। ठीक है, सदान वे लोग हैं जो जनजातीय नहीं है लेकिन झारखंड के मूल निवासी हैं, जैसे कि हम लोग। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। देखिए आगे देखेंगे भाषाई विविधता। सदान मुख्य रूप से खोरठा, नागपुरी, कुरमाली और पंचपरागनीय भाषा बोलते हैं। वे भाषाएं आदिवासियों और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क सूत्र का काम करती है। यानी ये जो है बहुत सारी भाषा का विविधता है, जिसमें खोरठा हो गया, नागपुरी वगैरह, ये सभी चीज़ जो है बोला जाता है। फिर हो गया व्यवसाय और कौशल। सदान जो है वो सदान समुदाय पारंपरिक रूप से कृषि पर निर्भर है, व्यापार पर निर्भर है, और विभिन्न हस्तशिल्प जैसे कि लोहार, कुम्हार वगैरह, इन सभी के कामों पर जो है वो निर्भर है। इन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने का भी काम किया है। चलिए आगे देखेंगे साथियों कि सांस्कृतिक विविधता जो है उसके प्रमुख स्तंभ क्या है। तो देखिए झारखंड की संस्कृति जल, जंगल और जमीन के प्रति प्रेम पर आधारित है। मुख्य त्यौहार देखा जाए तो सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया। तो देखिए इसी तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए यह जो है वसंत ऋतु का पर्व है, जिसमें साल यानी कि सखुआ के वृक्ष का पूजा किया जाता है, और ये प्रकृति के पूर्ण जन्म का प्रतीक होता है, ये हमारा सरहुल त्यौहार। फिर हो गया कर्मा दोस्तों, यह जो है शक्ति, युवा व्यवस्था और भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। फिर हो गया हमारा सोहराय दोस्तों, जो कि दीपावली के समय पालतू पशुओं की पूजा और उसके प्रति कृतज्ञता वगैरह प्रकट करने का ये पर्व होता है हमारा। आगे देखेंगे कि झारखंड की कला और चित्रकला। तो झारखंड की सोहराय और कोहबर चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान यानी जीआई टैग वगैरह भी मिली है। यह दीवारों पर बनाई जाने वाली प्राकृतिक चित्रकला है। लोक नृत्य की बात करें तो देखिए यहाँ का जो नृत्य है वो सामूहिक होते हैं, जैसे कि छाऊ नृत्य हो गया जो मुकोटा पहनकर, पाइका हो गया जो कि युद्ध नृत्य हो गया, इसमें जो है वो पुरुष ही भाग लेते हैं, पुरुष कलाकार ही। फिर हो गया झूमर वगैरह। तो ये सभी जो है यहाँ की सांस्कृतिक धड़कन है। चलिए आगे समझेंगे हम लोग धार्मिक विश्वास और समन्वय का। तो झारखंड में जो है दोस्तों वो सरना धर्म का विशेष महत्व है, जो प्रकृति की पूजा पर आधारित है। वहीं जो है साधनों के माध्यम से, यानी जो गैर जनजाति हैं उनके माध्यम से हिंदू धर्म की परंपराएं भी
यहाँ रची बसी है, यानी यहाँ फैली हुई है। मंडा पूजा जैसे आयोजनों में आदिवासी और सदान दोनों मिलकर आग पर चलकर अपनी आस्था प्रकट करने का काम करते हैं। यानी मंडा पूजा जैसे जो आयोजन है उसमें आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों मिलकर जो है आग पर चलना, ये सभी जो है आस्था प्रकट करने का काम करते हैं, यानी इसे सेलिब्रेट करते हैं। यह समन्वय झारखंडी समाज के सबसे बड़ी ताकत के रूप में काम करती है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है साथियों कि झारखंड की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता यहाँ के जनजातीय और गैर जनजातीय समुदायों के बीच एक अटूट एकता का परिणाम है। यहाँ एक और आदिवासियों की प्रकृति के संरक्षण और वीरता की परंपरा को जीवित रखा है, वहीं जो है गैर आदिवासी वगैरह यानी सदानों ने अपनी भाषा और शिल्पकला से संस्कृति को समृद्धि करने का काम किया है। यही विविधता जो है वो झारखंड को एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक प्रदेश बनाने का काम करती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के निर्माण में आदिवासी समाज की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी झारखंड के सांस्कृतिक विरासत का जब निर्माण मतलब जो उसका जो निर्माण हुआ उसमें आदिवासी समाज की क्या भूमिका थी वो हमें वर्णन करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आंसर समझेंगे। तो आंसर है दोस्तों कि झारखंड की पहचान यहाँ की जनजातीय संस्कृति से है। सदियों से यहाँ निवेश करने वाली 32 प्रजाति जैसे कि संथाल, मुंडा, उराव हो और बहुत सारे, ये सभी जो है अपनी विशिष्ट जीवन शैली, परंपराओं और प्राकृतिक प्रेम के माध्यम से एक ऐसी विरासत का निर्माण किया है जो आज विश्व स्तर पर सराही जाती है। यानी विश्व स्तर पर जो है ये इसकी तारीफें की जाती है। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कि आदिवासी समाज केवल यहाँ की निवासी नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति की रचयिता और रक्षक भी हैं। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे देखेंगे कि सांस्कृतिक विरासत के निर्माण में आदिवासियों की क्या क्या भूमिका थी वो हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि आदिवासी समाज ने झारखंड की संस्कृति को निम्नलिखित प्रमुख आयामों के माध्यम से समृद्ध करने का काम किया। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। पहला हो गया प्रकृति की संरक्षक के रूप में काम करते हैं वो लोग। आदिवासियों की सबसे बड़ी भूमिका प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाने की रही है। वे पेड़ों, पहाड़ों और नदियों को सजीव देवता मानते। सरना स्थल यानी कि पवित्र उपवन उनकी इस आस्था का केंद्र है। उनके प्रमुख त्यौहार जैसे कि सरहुल वगैरह जिसमें फूल वगैरह का पूजा होता है, पेड़ का पूजा होता है, कर्मा हो गया इसमें भी पेड़ का पूजा होता है, ये सब जो है पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का काम करती है। चलिए दूसरा है दोस्तों, दूसरी भूमिका है वो है लोकतांत्रिक स्वशासन व्यवस्था। झारखंड को एक सुव्यवस्थित सामाजिक ढांचा देने में आदिवासियों की पारंपरिक जो है शासन व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। मुंडाओं की बड़ा पंचायत हो गया या फिर संथालों की मांझी प्रांगण हो गया और हो जनजातियों का मुंडा मानकी व्यवस्था जो है वो गांवों में लोकतंत्र और न्याय को जीवित रखने का काम किया है। यह विरासत सिखाती है कि बिना किसी औपचारिक पुलिस या कानून के भी समाज को नैतिक मूल्यों से कैसे चलाया जा सकता है। तो ये सभी भी जो है झारखंड के आदिवासी के द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, सीख दी जाती है। चलिए आगे तीसरा है दोस्तों वो है कला और लोक संगीत का सृजन। झारखंड की कलात्मक विरासत आदिवासियों की रचनात्मकता का प्रतिफल है, यानी रचनात्मकता का ही फल है, जिसमें नृत्य हो गया, पेंटिंग हो गया। तो चलिए नृत्य में देखिए तो छऊ हो गया, पाइका हो गया, झूमर और संथाली नृत्य के माध्यम से उन्होंने वीरता और खुशी को व्यक्त किया है। मादर की थापा यहाँ की सांस्कृतिक धड़कन भी है। तो ये सभी नृत्य है दोस्तों। पेंटिंग में देखा जाए तो सोहराय और कोहबर जैसी दीवार पेंटिंग आदिवासी महिलाओं द्वारा पीढ़ियों से सहेजी गई कला है जो आज वैश्विक स्तर पर भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। आगे जो विशेषता है दोस्तों या फिर भूमिका आप समझ सकते हैं वो है कि भाषाई एवं साहित्यिक समृद्धि। आदिवासियों ने झारखंड को संथाली, मुंडारी, खुड़ुक और हो जैसी समृद्धि भाषा देने का काम किया है। संथाली भाषा की अपनी लिपि ओल चीकी इसकी बौद्धिक गहराइयों का प्रमाण है। इसकी मौखिक
लोक कथाओं और गीतों में हजारों वर्षों का इतिहास और ज्ञान वगैरह सुरक्षित है। चलिए आगे जो हमारा आगे भूमिका है दोस्तों वो है कि वीरता और स्वाभिमान का विरासत। झारखंड की संस्कृति में जुझारूपन का गुण आदिवासी नायकों का देन है। भगवान बिरसा मुंडा हो गया, सिद्धू कान्हू हो गया और तिलका मांझी जैसे वीरों ने अपनी माटी और संस्कृति के लिए प्राणों की आहुति दी। उलगुलान केवल एक लड़ाई नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता को बचाने की का एक जज्बा भी था। तो ये देखा जाए तो हमारे झारखंड से आदिवासियों के द्वारा जो भूमिका रही थी उसमें बहुत सारे महानायक वगैरह, आदिवासी महानायक वगैरह जो हमारे देश की यानी हमारे झारखंड को बचाने में, यहाँ की माटी संस्कृति के लिए प्राणों की आहुति देने का भी काम किया था। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों कि सामाजिक समानता का संदेश। आदिवासी समाज में ऊंच नीच और दहेज जैसी कुरीतियों का अभाव रहा है। यहाँ महिलाओं को मिलने वाला समान और सामुदायिक जीवन जो है वो एक समतावादी समाज की विरासत को दर्शाने का काम करता है, जिसमें जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो है सम्मान मिलता है, उन्हें जो है बराबरी का हिस्सा मिलता है, यानी उन्हें जो है बराबरी का दर्जा मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हमें जो है ऊंच नीच और दहेज जैसी कुरीतियों का खत्म करने का काम करता है। चलिए निष्कर्ष देखें तो लिखा है दोस्तों कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का निर्माण आदिवासी समाज के खून पसीने और उनकी सादगी से हुआ है। उन्होंने न केवल अपनी परंपराओं को आधुनिकता की आंधी से बचाया बल्कि उसे गौरवशाली भी बनाने का काम किया। आज झारखंड का जो भी वैश्विक पहचान है, चाहे वह नृत्य हो, संगीत हो या फिर प्राकृतिक प्रेम वगैरह हो, ये सभी चीज़ जो है वो आदिवासी समाज की ही भूमिका का परिणाम है। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों कि झारखंड के विकास में आदिवासियों की यानी झारखंड के सांस्कृतिक विरासत का निर्माण में आदिवासियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन तीसरा था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे दोस्तों, जो है कि सोहराई हो गया, कोबर और जादो पटिया चित्रकला की विशेषता एवं महत्व का वर्णन करना है हमें। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आंसर है दोस्तों कि झारखंड की चित्रकलाएं यहाँ की प्रकृति और परंपराओं का जीवंत दर्पण है। जहाँ जो है सोहराई पशु प्रेम और कोबर जो है वैवाहिक खुशहाली का प्रतीक है, वहीं हमारा जो जादो पटिया है वो संथाली लोक कथाओं को चित्रों के माध्यम से सहेजने की एक अनूठी कला है। ठीक है, चलिए एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए पहला हो गया सोहराई चित्रकला। तो सोहराई कला है दोस्तों वो झारखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक कला है, जिसे हाल में ही भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग वगैरह भी प्रदान किया गया है। यह मुख्य रूप से हजारीबाग जिले की महिलाओं द्वारा जीवित रखी गई है। ठीक है, इसकी विशेषता देखा जाए तो ये अवसर या चित्रकला सोहराई पर्व के दौरान बनाई जाती, जो कि फसल कटाई के बाद पालतू पशु जो कि गाय बैल वगैरह के सम्मान में मनाया जाता है ये त्यौहार। आगे देखेंगे तकनीक और रंग। इसमें पूरी तरह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। लाल मिट्टी जो कि गेरुआ रंग के लिए, काली मिट्टी कोयला, पीली मिट्टी और चूने का प्रयोग किया जाता है। कलाकार ब्रश के बजाय अक्सर अपने हाथों की उंगलियां से जो है वो रंगते हैं या फिर दातुन या फिर कपड़े के छिद्रे का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है कोई भी ब्रश वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता, पूरी तरीक़ा से जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर हो गया चित्रण में देखा जाए तो इसमें जंगली जानवर, पक्षी, फूल और लताओं वगैरह को बहुत ही सुंदर खूबसूरती से उकेरा जाता है, यानी बहुत ही खूबसूरती से उसका चित्रण किया जाता है, चित्र बनाया जाता है, जिसमें प्रजापति वगैरह का चित्रण प्रमुखता से होता है। इसका महत्व देखा जाए दोस्तों तो देखिए महत्व लिखा है, यह कला मनुष्य और पालतू पशुओं के बीच भावनात्मक संबंध को दर्शाती है और कृषि समाज के संपन्नता का प्रतीक भी है। तो ये हमारा था दोस्तों सोहराई चित्रकला के बारे में। दूसरा है दोस्तों कोहबर चित्रकला। ठीक है, तो देखेंगे कोहबर शब्द दो शब्द से बना है। पहला हो गया कोह यानी कि गुफा और दूसरा हो गया दोस्तों बर यानी कि दूल्हा। ठीक है, यह मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर बनाई जाने वाली एक अनुष्ठानिक कला है। इसकी विशेषता देखा जाए तो ये प्रतीकात्मकता, इसमें वैवाहिक जीवन की खुशहाली और प्रजनन से संबंधित
प्रतीकों का चित्रण होता है, जैसे कि बांस वगैरह का, मछली का, कछुआ का और कमल वगैरह के फूल का। तो ये सभी का जो है इसमें चित्रण किया जाता है। इसकी शैली देखी जाए तो देखिए इसमें अक्सर कॉम्ब कटिंग तकनीक से बनाया जाता है। पहले दीवार पर मिट्टी की एक गहरी परत चढ़ाई जाती है, फिर गीली मिट्टी को कंघी या फिर उंगलियों से कुरेदकर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर सुंदर आकृतियां उभारी जाती है। तो इस शैली से जो है ये पेंटिंग, ये चित्रकला किया जाता है, कोबर चित्रकला। विरासत देखा जाए तो लिखा है दोस्तों, यह कला जो है दोस्तों वो पीढ़ी दर पीढ़ी माताओं द्वारा अपनी बेटियों को विरासत के रूप में सिखाई जाती है। महत्व देखिए लिखा है कि कोहबर घर के भीतर के उस एकांत स्थान की पवित्रता का प्रतीक है जहाँ नए जोड़े का प्रवेश होता है। यह जो है परिवार के वंश को निरंतरता और प्रेम के अभिव्यक्ति है, ठीक है। यानी आप देखे होंगे शादी में जो है दीवार के पीछे जो छापा जाता है वही है, ठीक है। अब तीसरा हो गया दोस्तों हमारा, वो है जादव पटिया चित्रकला। यह झारखंड के संथाल परागण यानी दुमका और जामताड़ा के क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला है। इसे संथालों का चित्रकला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संथालों का चित्रकला। विशेषता देखा जाए तो देखिए देखेंगे दोस्तों, स्वरूप पहले देखते हैं तो यह एक जो है स्कॉल पेंटिंग यानी कि पट्टचित्र है। कागज के टुकड़े को आपस में जोड़कर लंबी पट्टियां बनाई जाती है जिन पर एक के बाद एक चित्र बने होते हैं। तो ये इसका स्वरूप होता है। कलाकार देखा जाए जिसको जादू बोलते हैं, इसे बनाने वाले कलाकारों को जादू कहा जाता है। ये केवल चित्रकार नहीं बल्कि लोक गायक भी होते हैं। ये गांव-गांव जाकर अपने चित्रों को खोलते हैं और गीतों के माध्यम से उनकी कहानियां सुनाने का काम करते हैं। तो ये हमारा जादव पटिया चित्रकला है साथियों। आगे देखा जाए विषय वस्तु तो इसमें संथाली समाज की उत्पत्ति, उनके देवताओं के बारे में, लोक कथाओं और मृत्यु के बाद जीवन का वर्णन वगैरह किया जाता है, वर्णन होता है। यमराज और स्वर्ग नर्क का चित्र इसमें विशेष रूप से देखा जाते हैं यानी दिखाया जाता है, चित्रण किया जाता है। महत्व देखा जाए तो देखिए लिखा है कि जादव पटिया संथाली समाज के लिए शिक्षा और नैतिकता का एक माध्यम। यह कला उनके सामाजिक मूल्यों और इतिहास को मौखिक व दृश्य रूप में सहेजने का काम करती है। तो ये इसका महत्व है जादव पटिया चित्रकला का। तो तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में देखा साथियों। चलिए आगे देखेंगे कि इन कलाओं का सामूहिक महत्व के बारे में, यानी इन कलाओं का क्या महत्व है। तो देखिए पहला हो गया कि पर्यावरण का सम्मान। इन सभी कलाओं में प्राकृतिक रंगों और मिट्टी का प्रयोग होता है जो कि झारखंड के आदिवासियों के लिए जो है इको फ्रेंडली जीवन दर्शन को प्रदर्शित करने का काम करती है। तो ये पहला चीज है, पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है सांस्कृतिक पहचान। ये कलाएं आज झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही है, जीआई टैग वगैरह दिला रही है। बड़े बड़े सरकारी भवनों और रेलवे स्टेशन पर इसका चित्रण राज्य के बोर्डिंग का हिस्सा बन चुका है। तो ये दूसरा हो गया, सांस्कृतिक पहचान दिलाने का काम करता है। तीसरा है महिला सशक्तिकरण। सोहराई और कोहबर मुख्य रूप से महिलाओं की कलाएं हैं। यह उनके हुनर को पहचान दिलाकर उन्हें आर्थिक रूप से भी सबल बना रही है। तो ये तीसरा महत्व है दोस्तों। चौथा महत्व है ऐतिहासिक साक्ष्य यानी ऐतिहासिक प्रूफ। विद्वानों का मानना है कि इन चित्रकलाओं की जड़ें प्रागैतिहासिक गुफा चित्र यानी कि इस्कॉन वगैरह गुफाएं से जुड़ी हुई है, जो कि झारखंड की प्राचीनता वगैरह का प्रमाण है ये। तो ये सभी चीज़ था दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है कि सोहराई हो गया, कोहबर हो गया और जादव पटिया चित्रकलाएं झारखंड की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। ये कलाएं प्रकृति और मानवीय रिश्तों को के गहरे संबंध वगैरह को खूबसूरती से दिखाने दर्शाने का काम करती है। इन्हें सहेज कर रखना न केवल झारखंड की पहचान के लिए बल्कि हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको कर लेना साथियों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कि झारखंड की जनजातीय हस्तकलाओं का सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। यानी झारखंड का जो जनजातीय हस्तकला है उसके सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना हमें। तो चलिए समझेंगे। आंसर है कि झारखंड की पहचान यहाँ के घने जंगलों और उनमें बसी जनजातीय
जनजातीय सभ्यता से है। यहाँ के आदिवासियों ने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का निर्माण शुरू किया वे समय के साथ एक समृद्ध हस्तकला के रूप में विकसित हुई। ये हस्तकला जंगल और जमीन के प्रति आदिवासियों के अगाध प्रेम और उनकी कलात्मक सूझबूझ को दर्शाने का काम करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि झारखंड की पहचान जो है हमारा, वो यहाँ के जंगल और यहाँ की जनजातियों से हैं, आदिवासियों से है। यहाँ की जो आदिवासी है वो अपने दैनिक जीवन के लिए जो भी वस्तुओं का निर्माण शुरू किए या फिर काम कर रहे थे, बना रहे थे जो भी वस्तु को, वही सब जो है आगे चलकर एक हस्तकला के रूप में विकसित हुई, जिसमें हमारे जल, जंगल, जमीन वगैरह के प्रति आदिवासियों का अगाध प्रेम वगैरह उस हस्तकला में दिखाई देती है। चलिए आगे देखेंगे प्रमुख जनजातीय हस्तकलाओं के बारे में। तो पहला हस्तकला हमारा वो है डोकरा कला, जो कि धातु शिल्प। यह झारखंड की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध हस्तकला है। मल्हार और धेरुआ समुदायों द्वारा ये जो है प्रचलित इस कला में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग होता है। प्रक्रिया देखा जाए तो देखिए, पहले मिट्टी की आकृति बनाई जाती है, फिर उस पर मोम के धागे से नक्शी की जाती है और अंत में पिघले हुए पीतल या फिर तांबे को सांचे में डाल दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है। सांस्कृतिक पक्ष देखा जाए तो इसके माध्यम से बनाई गई देवी देवताओं और पशुओं की मूर्तियां धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य मानी जाती। आपने कई बार देखा होगा कि आदिवासी वगैरह, कई बार आपने गांव वगैरह में भी सुना होगा कि आते हैं और आपको जो है कोई भी धातु वगैरह, पित्तल वगैरह, तांबे वगैरह के बर्तन को पिघला कर आपको मूर्ति में ढाल देते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे मिट्टी में। तो यही जो होता है हमारा, वही है डोकरा कला। ठीक है, फिर आगे हो गया दूसरा दोस्तों, वो है बांस और लकड़ी शिल्प। झारखंड के हर घर में बांस का काम देखा जा सकता है। विविधता देखा जाए तो इसमें टोकरियाँ हो गया, सूप हो गया, मोनी वगैरह, मछली पकड़ने के जाल वगैरह और ओखली मूसल वगैरह इसमें शामिल है जो बनाई जाती है। विशेषता देखा जाए तो यहाँ की मछली जनजातीय बांस शिल्प में निपुण मानी जाती है। शादी विवाहों के समय बांस का मंडप हो गया, दौरा वगैरह, जो दौरा वगैरह चलता है ना छठ पूजा में, देखिए दौरा वगैरह, तो उन सभी का प्रयोग यहाँ के संस्कारों का हिस्सा है। तो ये सभी विशेषता हो गया हमारा बांस और लकड़ी शिल्प का। तीसरा दोस्तों वो है पेतकर और जोधा पाटिया यानी कि चित्रकला हस्तक्षेप। तो यह केवल पेंटिंग नहीं है बल्कि अस्कॉल पर उकेरा गया इतिहास भी है। पेतकर देखा जाए तो इसे भारत के सबसे पुरानी आदिवासी अस्कॉल पेंटिंग कहा जाता है। आमादुबी जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, इसको जो है पेतकर का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेतकर का गांव। विषय देखिए तो इसमें जीवन, मृत्यु और लोक कथाओं का चित्रण होता है जो समाज को नैतिक शिक्षा देने का काम करती है। फिर अगला हमारा दोस्तों वो है कि मिट्टी शिल्प और टेराकोटा। ठीक है, मिट्टी शिल्प और टेराकोटा। तो झारखंड के गांवों में मिट्टी के बर्तनों और खिलौनों का धार्मिक महत्व है। घोड़ा यहाँ की जनजातीय आस्था का प्रमुख प्रतीक है, जिसे मिट्टी से बनाकर मंदिरों या फिर पवित्र स्थानों पर चढ़ाया भी जाता है। तो ये सभी जो है झारखंड की प्रमुख हस्तकलाएं हैं दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे जो भी हस्तकलाएं हैं उनका सांस्कृतिक महत्व के बारे में, यानी इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो देखिए पहला महत्व हो गया कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक जुड़ाव। झारखंड की अधिकांश हस्तकलाएं का सीधा संबंध जो है धर्म या फिर आस्था से ही है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो डोगरा कला हो गया। डोगरा कलाओं की मूर्तियों का उपयोग जो है पूजा पाठ में होता है। बांस से बने सूप या फिर दौरा वगैरह का उपयोग जो है शादी विवाह में हो गया, या फिर पर्व महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे कि छठ पूजा वगैरह, कर्मा वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो सीधा तौर पर ये समझिए कि डायरेक्ट तौर पर जो है वो धर्म और फिर आध्यात्मिक जुड़ाव होता है हमारे यहाँ के हस्तकलाओं का। दूसरा हो गया प्रकृति के साथ सह अस्तित्व। इन कलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि इसमें केवल प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मिट्टी, लकड़ी, बांस, प्राकृतिक रंग वगैरह का ही उपयोग होता है। कोई भी केमिकल वगैरह या फिर बाजार में मिली हुई चीज़ वगैरह का उपयोग नहीं होता है। यह दर्शाता है कि जनजातीय समाज प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि उसके साथ
तालमेल बिठाकर रहना जानती है या फिर जानता है। फिर आगे तीसरा हमारा हो गया, तीसरा जो महत्व है वो है सामाजिक पहचान और निरंतरता। ये कलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक और प्रयोगात्मक रूप से स्थानांतरित होती रहती है, यानी एक से दूसरे पीढ़ी में जाते रहती है। ये हस्तकलाएं किसी विशेष जनजातियों की विशिष्ट पहचान को जीवित रखने का काम करती, जैसे कि संथाली समाज की बुनाई हो गया, मुंडाओं के लकड़ी के उपकरण हो गए, उनके समाज की परंपरा को दर्शाने का काम करते हैं। फिर अगला महत्व है दोस्तों वो है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण। हस्तशिल्प ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, यानी इसमें जनजातीय महिला घर के कामों के साथ साथ इन कलाओं के माध्यम से परिवार की आर्थिक मदद करने का काम करती। आज इन उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ने से आदिवासियों की गौरव में भी वृद्धि हुई है। फिर अगला जो हमारा महत्व है वो है दोस्तों ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण। पेटकर जैसी चित्रकलाएं इतिहास को सहेजने का माध्यम है। इन चित्रों के माध्यम से पूर्वजों की कहानियां हो गया या फिर जीवन के मूल्य नई पीढ़ी तक पहुंचते हैं, जो किसी लिखित इतिहास से कम नहीं है। तो ये सभी जो है हमारा वो झारखंड के हस्तकलाओं की प्रमुख महत्व समझ सकते हैं या फिर सांस्कृतिक महत्व था। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि झारखंड की हस्तकलाएं यहाँ के आदिवासियों के हुनर और उनके प्रकृति के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कलाएं केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि झारखंड की पुरानी परंपराओं और पहचान को जीवित रखने का एक जरिया भी है। आज इन कलाओं को बचाना और सम्मान देना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अपनी गौरवशाली संस्कृति पर गर्व कर सके। तो ये हमारा झारखंड की कलाओं के बारे में था, हस्तकलाओं के बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड की सांस्कृतिक त्योहारों का वर्णन कीजिए, यानी झारखंड के जितने भी त्यौहार हैं उन सभी का वर्णन करना हमें। तो चलिए समझेंगे। आंसर है कि झारखंड की सांस्कृतिक पहचान यहाँ के जीवंत त्योहारों में बसती है। यहाँ के त्यौहार मुख्य रूप से कृषि चक्र और प्रकृति के बदलावों से जुड़े हुए हैं। आदिवासियों और साधनों, यानी आदिवासी और गैर आदिवासी जिसको साधनों द्वारा बनाए जाने वाले पर्व आपसी भाईचारे, सादगी और पर्यावरण के प्रति सम्मान वगैरह का संदेश देती है। मांदर की थापा और सामूहिक नृत्य वगैरह इन त्योहारों की आत्मा होती है। चलिए नीचे डिस्कस और भी डिस्कस अच्छे से करेंगे दोस्तों। तो देखिए प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार, जिसमें पहला हमारा सरहुल, यह झारखंड की सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, लोकप्रिय और प्राकृतिक त्यौहार है। यह जो है चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। इसमें पूजा किसका होता है? तो देखिए इसमें जो है हमारा साल का पेड़, जिसको सखुआ बोलते हैं, उसके पेड़ की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि साल के वृक्ष में उनके ग्राम देवता का वास होता है, इसीलिए उनका पूजा करते हैं। इनकी विधि देखा जाए तो देखिए पहान, यानी कि जो पुजारी होता है वो सखुआ के फूलों से भविष्यवाणियाँ करता है और पूरे गांव में नए साल की खुशियां मनाई जाती है। जब तक सरहुल नहीं मनाया जाता तब तक जनजातीय समाज नई फसल या फिर फूलों का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा सरहुल त्यौहार है दोस्तों। देखिए फिर दूसरा हो गया कर्मा। यह पर्व जो है वो भादो महीना के एकादशी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो महीना के एकादशी को। यह जो है भाई बहन के प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। महत्व देखिए तो इसमें करम वृक्ष की डाल को गांव के अखाड़ा वगैरह में गोदकर पूजा जाता है, यानी आपने देखा होगा कर्मा को काट के लाया जाता है जंगल से, फिर जो है गांव में कहीं गड़ा जाता है और उसी की पूजा की जाती है। संदेश इससे क्या मिलता है? तो यह त्यौहार जो है वो कर्म की प्रधानता को दर्शाता है। कुंवारी लड़कियां जावा यानी अकुर्ती अनाज उठाती है और अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करने का काम करती है ये कर्मा त्यौहार, जो कि झारखंड का। फिर अगला हो गया सोहराय दोस्तों। दीपावली के अगले दिन मनाया जाने वाला यह पर्व जो है वो पशुधन को समर्पित है। इसकी प्रथा देखा जाए तो इसमें गाय हो गया, बैल हो गया और भैंसों को नहलाया धुलाया जाता है। उन्हें तेल और सिंदूर से सजाया जाता है और उनकी आरती उतारी जाती है। तो ये होता है हमारा सोहराय पर्व।
कला देखिए तो इस अवसर पर महिलाएं अपनी मिट्टी के घरों पर प्रसिद्ध सोहराय चित्रकला वगैरह उकेरती है और यह मनुष्य और पालतू पशुओं के बीच के प्रेम का उत्साह है। ये हमारा जो सोहराय पर्व हो गया। फिर अगला पर्व है दोस्तों वो है टूसू पर्व। यह पर्व जो है वो मकर संक्रांति के समय मनाया जाने वाला फसल उत्सव होता है जो मुख्य रूप से पंच परागन और कुर्मी समाज में प्रचलित है। ये हमारा टूसू पर्व। विधि देखा जाए तो यह कन्याओं का उत्साह है। इसमें टूसू नाम की एक काल्पनिक देवी की प्रतिमा या फिर बांस का ढांचा वगैरह बनाई जाती है और इसे जो है नदी में विसर्जित किया जाता है, यानी विसर्जन किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। पूरे क्षेत्र में टूसू मेले का आयोजन भी होता है। तो ये हमारा टूसू पर्व है दोस्तों, जो कि झारखंड का एक प्रसिद्ध पर्व है। फिर हमारा अगला हो गया मंडा पर्व। यह जो है वैशाख महीने में मनाया जाता है और इसमें जो है भगवान शिव यानी जो महादेव की आराधना का सबसे कठिन पर्व है। ये कठोरता क्यों है तो देखिए इसमें श्रद्धालु उपवास रखते हैं, यानी उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं और दहकते अंगारों पर चलते हैं, आगों पर चलते हैं, जिसे फूलखुंदी भी कहा जाता है। साथ ही उन्हें पैर से लटकाकर धुएं के ऊपर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी भी कहते हैं। तो ये जो हमारा पर्व है मंडा पर्व यानी मुंडा पर्व, उसमें मंडा पर्व इसमें किया जाता है। ठीक है। फिर आगे हो गया दोस्तों जानी शिकार। यह झारखंड का एक अनूठा त्यौहार है जो प्रत्येक 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये हर साल नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये 12 साल में एक बार मनाया जाता है। यह जो है इतिहास देखा जाए क्यों मनाया जाता है तो यह मुगलों के खिलाफ आदिवासी महिला वगैरह की जीत की याद में मनाया जाता है। यानी जो रोहतासगढ़ की वीरांगनाएं थी जो जीती थी मुगलों से, तो उसी के खुशी में जो है हर 12 साल में ये मनाया जाता है। इसमें महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर हाथ में हथियार लेकर शिकार पर निकलती है। तो इसी तरीका से ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, जिसको जानी शिकार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये झारखंड का प्रमुख फेस्टिवल था दोस्तों, प्रमुख त्यौहार था। चलिए आगे देखेंगे इनका जो है महत्व के बारे में, यानी त्योहारों का सांस्कृतिक महत्व। तो पहला महत्व हो गया पर्यावरण संरक्षण। झारखंड के लगभग सभी त्योहारों में पेड़ों और जल स्रोतों की पूजा होती है, जो कि परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने को प्रेरणा भी देती है। ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है। दूसरा महत्व है दोस्तों वो है सामाजिक एकता। इन त्योहारों में पूरा गांव सामूहिक रूप से नाचता और गाता है। इससे समाज में ऊंच नीच का भेद भी खत्म होता है, तो सामाजिक एकता भी बनती है। तो ये महत्व हो गया। अगला तीसरा महत्व है दोस्तों वो है कि वीरता और गौरव। जानी शिकार जैसे पर्व यहाँ की महिलाओं की वीरता और ऐतिहासिक स्वाभिमान को जीवित रखने का भी काम करती। तो ये सभी जो है झारखंड के त्योहारों की प्रमुख महत्व था। ठीक है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि झारखंड के त्यौहार सादगी और सुचिता के प्रतीक है। जहां आधुनिक दुनिया प्रकृति से दूर होती जा रही है, वहीं हमारा जो झारखंड है वो ये पर्व हमें मिट्टी से जुड़ना सिखाते हैं। ये त्यौहार केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक धड़कन भी है, जो हजारों सालों से इस भूमि की पहचान बनी हुई है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि झारखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के ऐतिहासिक महत्व का वर्णन कीजिए। यानी झारखंड का जो भी पुरातात्विक स्थल है उसका क्या ऐतिहासिक महत्व, तो वही हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 7वां में। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर लिखा कि झारखंड की पहचान केवल उनके घने जंगलों और खनिजों से नहीं है, बल्कि यह प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली भी रही है। पुरातात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड एक अत्यंत समृद्धि वाला राज्य है, जहां पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक अवशेष वगैरह बिखरे हुए हैं, यानी प्रूफ वगैरह अवशेष वगैरह बिखरे हुए हैं। इनको जो है इसको की गुफाओं से लेकर सीतागढ़ के बौद्ध मठों तक ये स्थल साबित करते हैं कि झारखंड हजारों साल पहले भी कला, धर्म और तकनीक का बहुत बड़ा केंद्र था। यह पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन हमें झारखंड के प्राचीन जड़ों से जोड़ने का काम करती है। यानी झारखंड जो है दोस्तों वो सिर्फ जंगलों और खनिजों से ही नहीं भरी हुई है, बल्कि यहाँ जो है बहुत सारी प्राचीन सभ्यता वगैरह की भी जन्मस्थली है।
बहुत सारा पुरातात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो झारखंड एक बहुत समृद्ध राज्य है। यहाँ पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक पूरे अवशेष वगैरह मिलते हैं आपको, जहाँ इसको गुफा से लेकर सीतागढ़ के बौद्ध मठ तक ये स्थल वगैरह साबित करते हैं कि झारखंड जो है वो हजारों साल पहले से भी कला, धर्म और तकनीक का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा था। चलिए इसे अच्छे से और देखते हैं, पुरातात्विक स्थलों का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला हो गया पाषाण कालीन शैलचित्र, इसको जो कि हजारीबाग में हमारा, ठीक है। तो हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित इसको गांव झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण पतोऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे ऐतिहासिक साक्ष्य इसका। तो यहाँ की गुफाओं में आदि मानवों द्वारा बने गए शैलचित्र वगैरह मिलते हैं, यानी रॉक पेंटिंग, यानी पत्थर पर जो पेंटिंग वगैरह वो सभी देखने मिलती है। विशेषता देखिए तो यहाँ नक्षत्र मंडल हो गया, अंतरिक्ष यान हो गया और भूल भुलैया जैसे आकृतियाँ वगैरह इसमें मिलती है आपको, चट्टाने पर जो चित्र मिलती है। यहाँ एक खुला हुआ सूर्य मंदिर भी प्राप्त हुआ है। महत्व देखिए तो लिखा है दोस्तों, यह स्थल दर्शाता है कि हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग खगोल विज्ञान और कला में बहुत ज़्यादा निपुण थे। कितने निपुण थे ये सभी दिखाने का काम करता है। फिर दूसरा हमारा वो है दोस्तों असुर पुरातात्विक स्थल, जो कि खुट्टी और रांची में है। झारखंड के इतिहास में असुर जनजाति का उल्लेख लोहा गलाने वाले विशेषज्ञों के रूप में मिलता है, यानी जो असुर जनजातियों का उल्लेख मिलता है वो लोहा गलाने वाले स्पेशलिस्ट के रूप में मिलता है। इनके अवशेषों को असूल टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असूल टीला। चलिए आगे देखेंगे सरिदकेल खुट्टी जिले में तजना नदी के किनारे या खुदाई में पक्की ईंटों के घर, लोहे की आरी और तांबे के गहने मिले हैं, जो कि सरिदकेल के नाम से जानते हैं। फिर आगे इसका महत्व देखा जाए तो यह झारखंड की लोहयुगीन सभ्यता का प्रमाण भी है। यह बताता है कि प्राचीन झारखंड के लोग को धातु विज्ञान का बहुत ही अच्छा ज्ञान भी था। यही तो हमें दिखाने का काम करता है पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह। तीसरा दोस्तों बौद्ध मठ और स्तूप, जो कि सीतागढ़ और इतखोरी झारखंड कभी बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसके जो है प्रूफ वगैरह साक्ष्य वगैरह आज भी मिलते हैं। जैसे आपका देखिए सीतागढ़, हजारीबाग में हाल में ही हुई खुदाई में 9वीं शताब्दी का एक बहुत ही विशाल बौद्ध मठ मिला है। यहाँ भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। इतखोरी में देखा जाए तो चतरा जिले में स्थित यह स्थल जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का एक संगम है। यहाँ बौद्ध स्तंभ है और तारा देवी की मूर्तियाँ वगैरह भी मिली है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे हो गया हमारा दोस्तों वो है महापाषाण स्मारक, जो कि चोका हाथू, रांची जिले में स्थित चोका हाथू झारखंड का सबसे बड़ा मोंगालीथ स्थल है। क्या है? मोंगालीथ स्थल। शासनगिरी मुंडा जनजातियों में पूर्वजों की याद में बड़े पत्थर गाड़ने की परंपरा है, जिसे शासनगिरी कहते हैं। इसका महत्व देखा जाए तो यहाँ जो है 8,000 से अधिक विशाल पत्थर गड़े हुए हैं, जो प्राचीन जनजातियाँ दफन परंपरा और उनकी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाने का काम करती है। फिर अगला जो हमारा पूर्व है वर्गीकरण है वो देखिए बेनी सागर, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। तो सिंहभूम के मयूरभंज सीमा पर स्थित बेनी सागर एक मुख्य पुरातात्विक केंद्र है। खोज देखा जाए कब हुआ था तो यहाँ जो है खुदाई में 7वीं शताब्दी की जैन और शैव धर्म की मूर्तियाँ मिली है। यहाँ के तालाब और मंदिरों के अवशेष प्राचीन कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी भी देती है। तो ये सभी जो है प्रमुख जो है ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, वो जो झारखंड का, जहाँ के पुरातात्विक स्थल देखा जाए। देखिए आगे लिखा है कि इन स्थलों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में। तो पहला महत्व हो गया कि धार्मिक संगम। ये स्थल बताते हैं कि झारखंड में अलग अलग कालखंडों में हिंदू, बौद्ध, जैन और जनजातीय धर्म एक साथ शांतिपूर्वक अस्तित्व में थे। ये बताने का काम करता है यहाँ का पुरातात्विक जो है महत्व, पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह। फिर हो गया तकनीकी विकास। असुर टीलों से मिले अवशेष यह साबित करते हैं कि प्राचीन
झारखंड लोहा उद्योग का केंद्र था। फिर हमारा वैश्विक पहचान, इसको की चित्रकारी और सीतागढ़ के मठ झारखंड को विश्व के पुरातात्विक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का काम करती है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है दोस्तों कि झारखंड के पुरातात्विक स्थल न केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के इतिहास को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसको की गुफाओं से लेकर सीतागढ़ के मठ तक हर पत्थर एक कहानी कहता है। इन स्थलों का उचित संरक्षण न केवल ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए जरूरी है, बल्कि इन्हें पर्यटन के रूप में भी विकसित कर झारखंड के सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के सामने लाने का एक वर्तमान समय की मांग भी है। तो ये हमारा झारखंड के पुरातात्विक स्थलों के बारे में था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है कि झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने में जो हमारा संग्रहालय है यानी म्यूजियम वगैरह और सरकारी संस्थान वगैरह की क्या भूमिका है वो हमें देखना है, उसका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। आंसर देखिए, लिखा है दोस्तों कि झारखंड अपनी अनूठी जनजातीय कला, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और उससे दुनिया के सामने लाने में जो हमारा है संग्रहालय वगैरह यानी म्यूजियम वगैरह और हमारा जो सरकारी संस्थान वगैरह वो इसका जो है बहुत बड़ा हाथ है। जहां संग्रहालय हमारी पुरानी यादों और विरासतों को संयोज कर रखने का काम करती है, वहीं सरकारी संस्थान वगैरह नई नीति वगैरह या फिर आयोजन वगैरह के जरिए यहाँ के कलाकारों और उनकी कला को एक नई पहचान और मंच प्रदान करने का काम करती है। यानी सीधी तौर पर एक ही चीज़ समझिए कि जो हमारे झारखंड की जनजाति कला हो गया या फिर इतिहास हो गया या फिर समृद्ध लोक परंपरा वगैरह, इन सभी चीज़ों को सुरक्षित रखने का काम जो है वो म्यूजियम वगैरह करती है, संग्रहालय वगैरह करती है। वहीं जो हमारा सरकारी संस्थान वगैरह है वो क्या काम करती है, तो इसके लिए नीति वगैरह बनाना, आयोजन वगैरह के जरिए जो है इसे बढ़ावा देना, तो ये सभी काम करती है। चलिए आगे दोनों की भूमिका क्या रहती है तो वो देखेंगे। पहले देखेंगे संग्रहालय वगैरह की क्या भूमिका है यानी म्यूजियम वगैरह की भूमिका। तो देखिए लिखा है कि संग्रहालय केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि ये झारखंड की आत्मा के दर्पण भी। कैसे, तो देखिए भौतिक सांस्कृतिक का संरक्षण। झारखंड के 32 जनजातियों की अपनी अपनी विशिष्ट जीवन शैली है। झारखंड संग्रहालय जो कि होटवार में है और जनजातीय संग्रहालयों में उनके पारंपरिक आभूषण हो गया, खेतों के प्राचीन औजार वगैरह हो गया या फिर शिकार के उपकरण वगैरह, इन सभी चीज़ों को या फिर मिट्टी के बर्तन वगैरह, इन सभी चीज़ों को अच्छे से संयोग कर रखा जाता है म्यूजियम में, संग्रहालय में। यह जो है नई पीढ़ी को उनके जड़ों की तकनीकी और कलात्मक वगैरह समझ देने के लिए रखा जाता है, दिखाने के लिए रखा जाता है। आगे देखेंगे, लिखा है दोस्तों ऐतिहासिक गौरव का संचार। रांची जेल परिसर में निर्मित भगवान बिरसा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय जैसे संस्थान झारखंड के उलगुलान के इतिहास को जीवित रखने का काम करते हैं। यानी उसे जो है हमेशा से जीवित रखने का, उसे जो है हमेशा दिखाने का काम करते हैं, संयोग कर रखने का काम करते हैं। यह संग्रहालय यह बताता है कि झारखंड का इतिहास केवल जल, जंगल और जमीन तक लिमिट नहीं था, बल्कि यह जो है अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भी एक लंबी गाथा थी। तो ये सभी चीज़ें दिखाने का काम करता है हमारा म्यूजियम, उसी के माध्यम से। चलिए आगे देखेंगे, कला का दस्तावेजीकरण। सोहराय, कोहबर और जोधा पेटिया जैसी चित्रकला वगैरह की शैली भी जो है वो म्यूजियम में जगह मिलने से उन्हें एक क्लाउडसीड आर्ट का दर्जा मिला। यानी उसे जो है संग्रहालय में, म्यूजियम में रखने से जो है क्लाउडसीड आर्ट का भी उसे दर्जा मिला। यहाँ इन कलाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनके पीछे की लोक कथाओं का भी दस्तावेजीकरण किया जाता है। आगे देखिए, लिखा दोस्तों कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था। संग्रहालय जो है वो विदेशी और घरेलू पर्यटक वगैरह को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे झारखंड की संस्कृति का प्रचार भी होता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता है। तो ये सभी भूमिका है म्यूजियम का। चलिए आगे देखेंगे कि सरकारी संस्थान वगैरह की क्या भूमिका रही है। तो झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग और संयंत्र संस्थान यानी कि TRI वगैरह संस्कृति के इंजन की तरह काम करते हैं। क्या क्या करते हैं, तो देखिए संस्थागत ढांचा और नई एकेडमियाँ,
राज्य सरकार ने संस्कृति को व्यवस्थित बढ़ावा देने के लिए झारखंड साहित्य अकादमी और संस्कृत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की को गति दिया है। यह संस्थान कलाकारों को पंजीकरण, वित्तीय अनुदान और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार वगैरह के लिए ये मंच प्रदान करने का काम करता है। फिर दूसरा जो आगे भूमिका है दोस्तों वो है कि लोक कलाओं का संरक्षण और संवर्धन। सरायकेला में स्थित राजकीय छऊ कला केंद्र जैसे सरकारी संस्थान विश्व परिषद छऊ नृत्य के प्रशिक्षण और प्रदर्शन की जिम्मेदारी उठाते हैं। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस जटिल नृत्य शैली को अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है। फिर अगला जो भूमिका है वो है दोस्तों कि शोध और एकेडमिक कार्य यानी TRI की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान आदिवासी भाषा जैसे कि संथाली, मुंडारी, हो, कुडुक वगैरह के संरक्षण के लिए शब्दकोश वगैरह तैयार करता है और लोक गीतों का संकलन करता है। यह संस्थान यह सुनिश्चित करता है कि मौखिक परंपरा वगैरह समय के साथ विलुप्त ना हो, उसे बचाया जा सके। फिर अगला हो गया दोस्तों हमारा कि सांस्कृतिक पर्यटन और आयोजन। सरकार द्वारा आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव जो कि फिर हो गया यानी झारखंड आदिवासी महोत्सव हो गया, फिर इतखोरी महोत्सव हो गया, रजप्पा महोत्सव हो गया, ये सभी जो है आयोजन स्थानीय संस्कृति को एक बड़ा बाजार और पहचान दिलाने का काम करती है। इन आयोजन के माध्यम से स्थानीय खान पान और पहनावे को ब्रांड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके, सांस्कृतिक वगैरह को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये सभी जो है सरकार का जो सरकारी नियम वगैरह, सरकारी जो संस्थान है वो जो है बढ़ावा देते हैं। फिर आगे हो गया डिजिटल और सोशल मीडिया पहल। सरकार अब डिजिटल आर्काइव वगैरह बन रही है। यह लोकगीतों और पारंपरिक अनुष्ठानों की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जा रही है। साथ ही इन्फ्लुएंसर वगैरह यानी इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम के जरिए युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति की ओर अट्रैक्ट करने का भी काम कर रहा है। तो ये सभी जो है हमारा दोस्तों वो सरकारी संस्थान का जो है भूमिका रहा है। चलिए निष्कर्ष देखते तो लिखा है दोस्तों कि संग्रहालय झारखंड की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षित तिजोरी है, जबकि सरकारी संस्थान उस विरासत को पंख देने का काम करते हैं। इन दोनों के बिना झारखंड की अनूठी पहचान आधुनिकता की दौड़ में खो सकती है। तो ये संग्रहालय जो है या फिर हमारा सरकारी संस्थान वगैरह ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है झारखंड के सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे दोस्तों कि झारखंड में सिनेमा, रंगमंच एवं मीडिया की भूमिका का वर्णन करना हमें। तो चलिए देखते हैं। आंसर लिखा है कि झारखंड जिसे जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि जनजातीय विरासत के लिए जाना जाता है, वर्तमान में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से ये गुजर रहा है। इस बदलाव के सबसे सशक्त संवाहक अगर देखा जाए तो सिनेमा हो गया, रंगमंच हो गया यानी थिएटर वगैरह या फिर मीडिया वगैरह है, जिसके कारण ये जो है वो एक बदलाव के यानी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। ये तीनों क्षेत्र केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि ये झारखंड के जल जंगल जमीन की आवाज़ को दुनिया के सामने रखने वाले सबसे प्रभावी हथियार होते हैं। यानी सोशल मीडिया के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से झारखंड की जल जंगल जमीन को जो है और भी बढ़ावा देना। जहाँ सिनेमा जो है वो कहानियों को अमर बनाता है, वहीं जो रंगमंच हो गया, थिएटर वगैरह, वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है। और जो हमारा मीडिया है इन सबको एक वैश्विक मंच प्रदान करने का काम करता है। तो चलिए तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो पहले हम लोग सिनेमा के बारे में देखेंगे, यानी सिनेमा का जो है वो झारखंड में कैसे महत्व है या फिर कैसे जो है वो महत्व अपना निभा रहा है, भूमिका निभा रहा है। तो देखिए देखेंगे कि झारखंडी सिनेमा जिसे क्या कहा जाता है, तो झोलीवुड क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झोलीवुड राज्य की क्षेत्रीय अस्मिता का डिजिटल दस्तावेज है। भाषाई गौरव देखा जाए तो नागपुरी हो गया, संथाली, खोरठा, मुंडारी और हो जैसी भाषाओं में बनने वाली फिल्में इन बोलियों को आधुनिक पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना रही है।
यह उन भाषाओं को लुप्त होने से बचा रहा है जो मौखिक रूप में थी, यानी भाषाओं वगैरह को जो है गौरव प्रदान करता है, लुप्त होने से बचा रहा है। फिर आगे हो गया हमारा दोस्तों यथार्थवादी चित्रण। यहाँ का सिनेमा काल्पनिक दुनिया के बजाय यथार्थवाद यानी रियल पर जो है, रियलिज्म वगैरह पर आधारित है, सच्चाई वगैरह पर। फिल्में अक्सर गरीबी, नक्सलवाद, डायन प्रथा और आदिवासियों के अधिकारों वगैरह के इर्द गिर्द घूमती है, यानी उसी वगैरह पर बनी रहती है, जो समाज को सोचने पर मजबूर करती है। तो ये यथार्थवादी चित्रण भी किया जाता है सिनेमा के माध्यम से। फिर आगे क्या होता है, तो देखिए फिल्म नीति का प्रभाव। झारखंड सरकार की फिल्म नीति जो कि 2015 ने राज्य को एक शूटिंग हब बना दिया। MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और पंचायती जैसे फिल्में या फिर वेब सीरीज वगैरह झारखंड के पर्यटक स्थल वगैरह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करती है। इससे स्थानीय युवा वगैरह को सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और अभिनय वगैरह में रोजगार भी मिल रहा है। तो ये सभी देखिए फिल्मी नीति वगैरह का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये हमारा था दोस्तों वो सिनेमा के बारे में। दूसरा हो गया रंगमंच, यानी जो थिएटर होता है। तो देखिए लिखा है कि झारखंड में रंगमंच की जड़ें यहाँ की आधुनिक अखाड़ा से, यानी आधुनिक अखाड़ा परंपरा और सामुदायिक उत्सवों में बसी हुई है। क्रांतिकारी विरासत देखा जाए दोस्तों कि झारखंड का रंगमंच जो है वो ऐतिहासिक रूप से प्रतिरोध का स्वर रहा है। आज़ादी के संघर्ष और फिर अलग राज्य झारखंड के आंदोलन के दौरान नाटकों ने जन जागरण का काम किया। आज भी बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू के शौर्य गाथाओं का मंचन युवा को अपनी मिट्टी से जोड़ने का काम करता है। तो ये क्रांतिकारी विरासत के रूप में भी ये जो हमारा रंगमंच है वो काम करता है। आगे हो गया दोस्तों सामाजिक सुधार का माध्यम है ये। तो ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक वगैरह यानी स्ट्रीट प्ले वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा और स्वच्छता वगैरह के प्रति जागरूकता वगैरह फैलाने के लिए ये सबसे सस्ता और प्रभावी माध्यम होता है हमारा थिएटर। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में थिएटर कलाकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को जागरूक रखने का काम किया। अंधविश्वास वगैरह को से दूर करने का, सभी चीज़ वगैरह के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया है। आगे देखिए लिखा है दोस्तों कि कलाकार निर्माण और प्रशिक्षण। रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग में सक्रिय नाट्य संस्था प्रतिभाओं को तराश रही है। यहाँ के प्रशिक्षित कलाकार आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो NSD बोलते हैं और बॉलीवुड में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये सभी जो है हमारा रंगमंच के बारे में था दोस्तों। आगे देखेंगे मीडिया जो हमारा है, लिखा है देखिए कि मीडिया जो है वो झारखंड की संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाला सबसे तेज जो है माध्यम होता है, जो तुरंत जो है मीडिया के माध्यम से, जिसमें आप लोग देखिएगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ये सभी चीज़ों के माध्यम से, यही हमारा सोशल मीडिया है। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कि दोस्तों कि लोक संस्कृति का संरक्षण। स्थानीय समाचार पत्रों और डिजिटल पोर्टल वगैरह ने सरहुल, करमा, टूसू पर्व, मोसहराय वगैरह जैसे त्यौहार को मुख्य धारा में शामिल किया है। इससे क्षेत्रीय संस्कृति को पिछड़ा समझने की धारणा बदली है और लोग अपनी पहचान वगैरह पर गर्व भी महसूस करने लगे हैं, गर्व करने लगे हैं। फिर आगे देखिए लिखा है दोस्तों कि डिजिटल और सोशल मीडिया क्रांति। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से झारखंडी लोकगीत और झूमर वगैरह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो रहे हैं, यानी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोग सुन रहे हैं, प्रसिद्ध हो रहे हैं। कलाकारों को अब मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, वे अपने गांव से ही अपनी कला को दुनिया के सामने रख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आगे देखिए दोस्तों कि अधिकारों के प्रति सजगता। ठीक है, तो लिखा है देखिए कि मीडिया ने आदिवासियों के अधिकार यानी कि पैसा कानून हो गया या फिर वन अधिकार वगैरह के बारे में जागरूकता फैलाई है। यह सत्ता और जनता के बीच एक जवाबदेह कड़ी भी है, कड़ी के रूप में काम करती है, जिससे सांस्कृतिक और आर्थिक शोषण वगैरह पर भी लगाम रखती है। तो ये सभी जो है वो हमारा सोशल मीडिया हो गया, सिनेमा हो गया या फिर रंगमंच वगैरह, इन सभी की जो है भूमिका रही है दोस्तों झारखंड में। चलिए निष्कर्ष देखते तो लिखा है दोस्तों कि सिनेमा हो,
रंगमंच हो या फिर मीडिया हो, झारखंड की सांस्कृतिक पहचान के रक्षक हैं। सिनेमा यहाँ की कहानियों को अमर बनाता है। रंगमंच जो है वो समाज में जागरूकता और बदलाव लाता है। और जो हमारा मीडिया है यानी सोशल मीडिया या फिर मीडिया हो गया, ये पूरी विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करता है। इन तीनों के आपसी तालमेल से ही झारखंड की कला और संस्कृति आज की आधुनिकता के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में दिया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि बैद्यनाथ धाम जो हमारा देवघर में है और पारसनाथ पहाड़ी, इन दोनों के धार्मिक और पर्यटन महत्व का वर्णन करना है। हो सकता है एग्जाम में सिर्फ एक ही पूछ ले या फिर दोनों को साथ में अटैच करके पूछ ले। हम दोनों के बारे में समझेंगे। आंसर लिखा है कि देखिए, झारखंड अपनी आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। राज्य के 2 सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल जो कि बैद्यनाथ धाम जो कि देवघर में है और पारसनाथ पहाड़ियाँ जो कि गिरिडीह में है दोस्तों। जहाँ देवघर जो है वो शिव मंदिर यानी शिव मंदिर हिंदू धर्म की आस्था का बड़ा केंद्र है। वहीं जो और ये कब लगता है तो देखिए, यहाँ सावनी मेला विश्व परिषद भी है, प्रसिद्ध है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा फेमस है ये जो सावन में मेला लगता है शिव मंदिर में, सावन मेला। वही पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है वो जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जो कि संवेद शिखर जी के रूप में माना जाता है। ये दोनों जगह न केवल लाखों लोगों के श्रद्धा से जुड़ी हुई है बल्कि अपनी बनावट और सुंदर नज़ारों की वजह से झारखंड के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र भी हैं, जो कि हमारा बैजनाथ धाम हो गया या फिर पारसनाथ पर्वत हो गया। चलिए दोनों के बारे में देखते हैं। तो पहले देखेंगे बैद्यनाथ धाम देवघर के बारे में। तो इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो हमारा बैद्यनाथ धाम है उसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ स्थापित है, यानी दोनों जो है एक साथ है, ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। इसका धार्मिक महत्व देखा जाए तो देखिए लिखा है कि रावण और कामना लिंग, पौराणिक कथाओं के अनुसार इस लिंग की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। इसे कामना लिंग भी कहा जाता है क्योंकि भक्त यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं वह शिव की कृपा से पूरी होती है। ऐसा जो है धार्मिक महत्व है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। फिर आगे हो गया पंचशूल की विशेषता। विश्व की सभी शिव मंदिरों के शिखर पर त्रिशूल होता है, लेकिन देवघर मंदिर के जो है शिखर पर वो जो है पंचशूल स्थापित है, यानी जितने भी शिव मंदिर है वहाँ तो त्रिशूल होता है ऊपर मंदिर में, लेकिन जो हमारा शिव मंदिर है यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम, वहाँ जो है दोस्तों वो पंचशूल है, ठीक है। माना जाता है कि पंचशूल मंदिर की सुरक्षा कवच की तरह रक्षा करने का काम करती है। फिर आगे देखिए, आगे जो हमारा आगे महत्व है दोस्तों वो है कि गठजोड़ की रस्म। यहाँ मुख्य शिव मंदिर और माता पार्वती के मंदिर के शिखर को एक लाल रेशमी धागे से बांधा जाता है जिसे गठजोड़ कहते हैं, यानी इस मंदिर से उस मंदिर में जो है जोड़ा गया है, ठीक है, जिसे गठजोड़ कहते हैं। यह वैवाहिक सुख और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये हमारा जो है धार्मिक महत्व है बाबा बैद्यनाथ धाम का, ठीक है, जो कि देवघर में है। इसका पर्यटक महत्व देखा जाए, पर्यटन महत्व तो देखिए सावनी मेला जो कि सावन में लगता है। यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला धार्मिक मेला। लाखों कांवरिये बिहार के सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर गंगा जल लाते हैं, ठीक है, और बाबा का जल अभिषेक करते हैं, यानी जल चढ़ाते हैं 105 किलोमीटर का कठिन पैदल यात्रा करके। यह पर्यटन और रोजगार का बहुत ही बड़ा जरिया के रूप में ये काम करता है, ये महत्व है इसका। आगे हो गया दूसरा सांस्कृतिक केंद्र देखा जाए तो देवघर अब जो है सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र भी बन गया है। यहाँ का नौलखा मंदिर, त्रिकुट पर्वत और तपोवना सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देने का काम करती है। तो ये हमारा जो है हमारा बैजनाथ धाम देवघर के बारे में था दोस्तों। आगे देखेंगे कि पारसनाथ पहाड़ी जो है गिरिडीह में,
उसके बारे में दोस्तों। तो देखिए इसे संवेद शिखर जी के नाम से भी जाने जाते हैं, संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1365 मीटर की है, ठीक है, इतना ऊंचा है। और जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। धार्मिक महत्व देखिए तो लिखा है दोस्तों कि तीर्थकारों का निर्वाण भूमि, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार में से जो 20वें तीर्थकारों ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या कर मोक्ष प्राप्त करने का काम किया, इसलिए इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ये जो हमारा पारसनाथ पर्वत है उसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। आगे देखिए कि पार्श्वनाथ का प्रभाव, 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ ने यही मोक्ष प्राप्त किया था, उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम जो है पारसनाथ पड़ा है। मारंगबुरु आदिवासी आस्था, स्थानीय संताल आदिवासियों के लिए यह पर्वत जो है वो मारंगबुरु है। वे इसे अपना सबसे बड़ा देवता मानते हैं और यहाँ हर साल बड़ा उत्सव मनाते हैं। यह स्थान जो है सांप्रदायिक सद्भाव का बहुत बड़ा प्रतीक भी है। तो ये सभी जो है धार्मिक महत्व हो गया हमारा पारसनाथ पर्वत का, ठीक है। आगे देखा जाए पर्यटन महत्व दोस्तों, तो देखिए लिखा है ट्रेकिंग और प्राकृतिक दृश्य, यहाँ की चढ़ाई लगभग 9 से 10 किलोमीटर की है। घने जंगलों के बीच होकर गुजरने वाला रास्ता ट्रेकर्स और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के जैसा है। चोटी से दिखने वाला नज़ारा विस्मरणीय है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है, आकर्षक है। मधुबन देखा जाए तो देखिए लिखा है कि पहाड़ की तलहटी में बसा मधुबन गांव अपनी कलात्मक जैन मंदिर, धर्मशाला वगैरह और संग्रहालय वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की वास्तुकला देखने लायक होती है, यानी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, देखने लायक होती है। तो ये पर्यटन महत्व हो गया। निष्कर्ष से देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि बैद्यनाथ धाम हो या फिर हमारा पारसनाथ पर्वत, ये झारखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक की आत्मा है। जहाँ बैद्यनाथ धाम जो है वो भक्ति और उत्साह का माहौल रहता है यहाँ, वहीं जो हमारा पारसनाथ पर्वत है दोस्तों वो अहिंसा और शांति का अनुभव होता है। ये दोनों स्थल पर जो है वो हर साल करोड़ों पर्यटकों को आकर्षित कर झारखंड की अर्थव्यवस्था और पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करने का काम करता है। तो ये हमारा बैद्यनाथ धाम और पारसनाथ पहाड़ी के बारे में था। तो ये दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है एमडीसी आर्ट्स कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ झारखंड, तो इसका सिर्फ 10 ही प्रश्न हमने लिए हैं और ये 10 प्रश्न आपको कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही वीडियो था, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।